अहमद किस्त नंबर 4। तुम तुम तब पाकिस्तान में थे तो क्या तुम रिजवान से मिले थे? तुम कहाँ थे? आखिरी दफा कब बात हुई थी तुम्हारी उनसे? वो बेख्तियार आगे को हुए, चेहरे पर परेशानी जसूस हैरत सा वाज़ेह था। अमरीका में आखिरी बात 4 दिसंबर की रात को हुई थी, जब मैं पाकिस्तान आने के लिए पैकिंग कर रहा था। इनका फ़ोन आया था, मगर मैंने इन्हें अपनी आमद का नहीं बताया। इससे ठीक 4 दिन बाद मैं इधर पहुंच चुका था। ये वही दिन था जिस रात भाई जी की डेथ हुई थी। वो बोल रहा था और आंखों में तिरछियां से चुभ रही थी। मैंने इन्हें अपनी आमद की इत्तला इसलिए नहीं दी थी कि मैं इनसे मिलने से पहले फारिस मैडम के बारे में तहकीक करना चाहता था। तनवीर साहब सांस रोके इसकी बात सुन रहे थे। वो मेज पर रखे पेपर वेट को देखते हुए कहता जा रहा था। पहले 2 दिन मैंने फारिस के बारे में तहकीक की। मुझे मालूम हुआ कि वो एक आम गरीब सी लड़की थी, जिसकी गोया लॉटरी निकल आई थी, और कुछ नहीं जान सका। फिर इस दोपहर मैं भाई जी से मिलने चला आया। कहते हुए इसने खिड़की की तरफ देखा। ये खिड़की छोटी थी, मगर इससे भी होटल का असली हिस्सा और सियाहियत दिखाई देता था। इधर इसी गेट पर खड़े हुए मैंने देखा था इन दोनों को। कहते हुए इसने लम्हे भर को आंखें मूंदी। बंद पलकों के पार एक याद झिलमिलाने लगी। होटल के गेट के आस-पास पहाड़ियों और सड़क पर बर्फ जमी थी। हर सू सफेदी थी। वो गेट के पीछे खड़ा गर्दन उठाए ऊपर देख रहा था। इसने स्वेटर के ऊपर जैकेट और सर पर ऊनी टोपी ले रखी थी। ऊपर दिखाई देता मंजर देखकर आंखों में अजीब दुख और बेबसी सी आ गई थी। ऊपर शीशे की दीवार के पार कॉन्फ्रेंस रूम नुमाया था। एक कुर्सी पर स्याह बालों वाली लड़की बैठी थी, और सामने भाई जी लड़कर सर झुकाए मुसलसल रोते हुए बार बार नफी में सर हिला रही थी। और भाई जैसे इसे चुप करवाने बहलाने की सही कर रहे थे। फैजी के आईब्रो तन गए, आंखों में हल्की जल्दी। इसने यह अवस्था हाथों को डगर कर गर्म किया और मोबाइल निकाला। अमेरिका का नंबर रोमिंग पर था। भाई जी को कॉल मिलाकर इसने फ़ोन कान से लगाया। घंटी जा रही थी। भाई जी ने घंटी सुनी तो बात होती। ज़रा उकसाकर इधर-उधर देखा, फ़ोन उठाया, नंबर पर निगाह डाली और फ़ोन कान से लगाया। हेलो। फैज़ी अंदाज़ मसरूफ़ था। फारस एकदम उठ खड़ी हुई, जैसे जाने लगी हो, जैसे भाई जी के मुँह से फ़िज़ान का नाम सुनकर जाने लगी हो। भाई जी ने जल्दी से इसका हाथ पकड़कर जैसे रोका। भाई जी, मुझे आपसे बात करनी है, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। अभी मैं मसरूफ़ हूँ भाई जी, मेरी बात आपकी मसरूफ़ियत से ज़्यादा ज़रूरी है। वो दबे-दबे इश्तियाल से बोला। ऊपर जमी निगाहों में तपिश दर आई थी। कहा ना फैज़ी, बाद में बात करते हैं। उन्होंने इज्जत से फ़ोन बंद किया और फारस को वापस बिठाया। वो साफ हुआ हाथ में फ़ोन पकड़े खड़ा रह गया। फिर चंद लम्हे गुजरे तो वह एकदम मुड़ा और पीछे खड़ी सफ़ेद कार की तरफ बढ़ा। इसने आंखें खोली। तनवीर साहब दिलजमी से सुन रहे थे। इस रात देर तक मैं इन्हें सड़कों पर ड्राइव करता रहा। मैं होश में नहीं था। गुस्सा, बेबसी, एहसास से महरूमी, फारस से नफरत, मैंने हर शय अपने अंदर महसूस की थी। वो एक अदाकारा थी जो मसनूई आंसू बहाकर भाई जी को अपने सामने बांधे बैठी थी, और इसके लिए भाई जी ने मुझे धुतकारा। देखो, उन्होंने तुम्हें धुतकारा नहीं था, सिर्फ बाद में बात करने को कहा था। हो सकता है वो किसी अहम मसले में फंसे हों। बात रवैये की नहीं, इस सियाको सबाक की है जिसमें मैंने वो मंजर देखा। सिर्फ फारस की वजह से मैं इनसे नहीं मिल सका। इस दिन उन्होंने 2-3 बार मुझे कॉल की, मैंने फ़ोन ही ऑफ कर दिया। बस पागलों की तरह ड्राइव करता रहा। इस रात मैं होश में नहीं था। दिल करता था किसी पहाड़ से गाड़ी दे मारूं। ऐसा तो ना था मगर फिर रात में मैं इस्लामाबाद चला गया, फ़ोन ऑफ रखा, सबसे दूर होटल में लेटा रहा। अगले दिन फ्लाइट थी। तीसरे रोज़ जब अमेरिका पहुंचा तो घर के फ़ोन पर आप सबके पैगामात सुने, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसकी आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख पड़ रही थी। चेहरे पर नफ़रत की पथराहट थी। चंद लम्हे मज़ीद चीखे। ऑफिस में छाया तनाव अब ढलकर तरहम व हमदर्दी में बदलने लगा। तनवीर साहब की परेशानी दूर हुई। अब फ़कत फ़िक्रमंदी रह गई। अब तुम नाम बदलकर यहाँ क्यों आए हो? पहले मैं अपने नाम से आना चाहता था भाई जी, का भाई बनकर उनकी कब्र देखने, मगर फिर रुक गया। ये ख्याल कि मुझे यहाँ आपके और अफजल बाबा के सिवा कोई नहीं जानता, मुझे एक दूसरे नहज पर सोचने में मजबूर कर दिया। अब इसलिए मैं फाइज हसन के रूप में भाई जी के कत्ल का सुराग लगाने यहाँ मौजूद हूँ। तुम्हें क्या लगता है? तनवीर साहब बदले तोकब से बोले। सामने की बात है, भाई जी को कत्ल किया गया है, और ये काम फारिस के अलावा कोई नहीं कर सकता। कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। फैजी, फाइज, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। वो मुतज़ब्ज़ब थे। ये हकीकत है, और एक दिन मैं फारिस के खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे करके इसको इकरार जुर्म करने पर मजबूर कर दूंगा। आप देखिएगा।
चंद सालें पहले की तकलीफ अब इसके लहजे से गायब थी। इसकी जगह सर्द महरी चुभन और हर दर्जा एतमाद ने ले ली थी। अगर इसने तुम्हें पहचान लिया, वो मुझे नहीं पहचानती, बेफिक्र रहिए। वो मुझसे कभी नहीं मिली और ना ही मेरी शक्ल बाईजी से मिलती है जो वो पहचान जाए। तस्वीर का वैसे भी मुझे शौक नहीं, और जो मेरी पुरानी तस्वीर फैमिली एल्बम्स में हैं वो सब लाहौर में पड़े हैं। भाई जी एक दो दिन के लिए यहाँ दौरे पर आए थे, बस अचानक से शादी की और यही रहने लगे। वो अपने साथ यहाँ कुछ ऐसा नहीं लाए थे जिसमें मेरी तस्वीरें हों। ना वो कभी पारस को लाहौर लेकर गए। अफजल अब्बा ने खुद ये बात कही है कि पारस ने रिजवान हयात के भाई को कभी नहीं देखा। वो सांस लेने को रुका। अभी जब मैं इससे मिला तो भी इसके चेहरे पर शनासाई का कोई तासुर नहीं था। वो अच्छी अदाकारा नहीं है, भाईजी का जिक्र किया तो इसके तासुरात फौरन बदले। अगर वो मुझे पहचानती तो इसके तासुरात ज़्यादा तेज़ी से बदलने चाहिए थे। वो पुरसकून था, मगर तनवीर साहब की फिक्र मंदी अभी कम नहीं हुई थी। और अगर वो तुम्हें पहचान ली तो कत्ल इसने किया है, डरना इसे चाहिए, मैं किस बात से डरूं? तनवीर साहब लाजवाब हो गए। ताजी नहीं फाइज, तुम जज्बाती तो हो, मगर इसके बावजूद तुमने कभी कोई अहमकाना हरकत नहीं की। मैं तुम्हें अरसे से जानता हूँ, इसलिए मेरी तुमसे बस एक दरख्वास्त है कि प्लीज़ जो भी करना सोच समझ कर करना। हो सकता है कि वाकई एक हादसा हो, वो बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। वो पुरज़म वो ठोस अंदाज में कहता उठ खड़ा हुआ। तनवीर साहब की फिक्र अभी तक कम नहीं हुई थी।